हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। जनवरी के महीने में आप देखेंगे कि बहुत सारे पौधों पर अभी बीज बन रहे होंगे। तो ऐसे में आप अभी इनको कलेक्ट कर सकते हैं और फरवरी मार्च में इनको बीज से ग्रो कर सकते हैं। तो ढेरों प्लांट आप फ्री में ऐड कर सकते हैं बीज कलेक्ट करके। कई बार क्या होता है, हम कहीं जाते हैं, हमें बीज दिखते तो हैं पर हमें पता नहीं होता कि ये इस प्लांट के बीज हैं। तो ऐसे में हम उनको कलेक्ट नहीं करते हैं। तो जब हम पहले से देखे रहते हैं और हमें पहले से पता होता है कि इस प्लांट पर इस तरीके के बीज बनते हैं, तो जब हम कहीं जाते हैं और हमें कहीं रास्ते में ये प्लांट देखने को मिल जाते हैं या फिर पड़ोस वगैरह में, तो हम इनको ईजिली कलेक्ट कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे प्लांट्स मैंने इस वीडियो में शेयर करे हैं जिनमें अभी सीड्स बन रहे होंगे, जिनको आप आसानी से भी कलेक्ट कर सकते हैं। और फरवरी मार्च इनका बेस्ट टाइम है जब आप इन्हें बीज से ग्रो कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट प्लांट है, देखिए मॉर्निंग ग्लोरी, जो कि पूरी समर यानी कि पूरी गर्मी बहुत खूबसूरत ब्लूमिंग करता है। इसको बीज से आप फरवरी मार्च में भी ग्रो कर सकते हैं और मानसून बेस्ट टाइम होता है। मानसून में ये बहुत जल्दी बीज से ग्रो हो जाता है, यानी कि 2-3 दिन में ही। इसके जहाँ फूल खूबसूरत होते हैं, साथ में इसकी पत्तियाँ काफ़ी बड़ी बड़ी होती हैं जो कि काफ़ी अट्रैक्टिव लगते हैं। तो दिसंबर के लास्ट तक इस प्लांट ने देखी मेरे टेरेस गार्डन में ब्लूमिंग करी थी। और मैंने जैसे कि इस प्लांट को मतलब कुछ प्लांट को छोड़ दिया था, तो आपको मैं ये दिखा रही हूँ कि अभी जनवरी की स्टार्टिंग में इसमें कितने अच्छे से सीड्स बने हुए हैं। काफ़ी सारे प्लांट्स में से मैंने नवंबर में ही सीड्स कलेक्ट कर लिए थे। तो कहने का मतलब इसमें नवंबर से ही सीड्स बनने स्टार्ट हो जाते हैं। इवन कभी कभी इसमें अक्टूबर से ही सीड्स काफ़ी अच्छे बनने लगते हैं। तो आप इसको अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इवन जनवरी तक बीज को कलेक्ट कर सकते हैं। तो इसके जो मॉर्निंग ग्लोरी के सीड पॉट होते हैं, देखिए पहले इस तरीके से ग्रीन रहते हैं, फिर ये जब ब्राउन होने लगते हैं तब आपको कलेक्ट करना है, क्योंकि जब ये ब्राउन कलर के हो जाते हैं तब इसके सीड पूरी तरीके से पक जाते हैं। बाई चांस अगर आप कहीं जा रहे हैं, आपको ये ब्राउन वाले सीड नहीं मिलते हैं, तो आप इसके जो ग्रीन वाले सीड पॉट हैं उनको भी कलेक्ट करके ला सकते हैं और छाया में छोड़ दें 1-2 हफ्ते तक। उसके बाद वो सीड अपने आप पकने लगते हैं धीरे धीरे से। तो एक ही सीड पॉट में देखिए 4 से 5 सीड इस तरीके से होते हैं। तो इस एक प्लांट को मैंने छोड़ दिया था इसलिए, ताकि मैं इसकी सीड यहीं से लेती रहूं और प्लांट ग्रो करती रहूं। तो आप अभी जनवरी लास्ट में भी इसको बीज से ग्रो कर सकते हैं। उसके बाद देखिए जो नेक्स्ट प्लांट है वो है मधुकामनी। ये भी बहुत ही खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट है। इवन इसके जो फूल हैं उसमें काफ़ी अच्छी भीनी भीनी सी खुशबू भी आती है, साथ ही में पॉलिनेटर को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। देख सकते हैं इसी प्लांट ने भी मेरे दिसंबर के लास्ट तक काफ़ी अच्छी ब्लूमिंग करी थी। तो मेरे जैसे कि प्लांट ने दिसंबर के लास्ट तक ब्लूमिंग करी थी, इसलिए सीड को बनने में थोड़ा सा लेट हो गया है, जैसे कि मैं आपको दिखा रही हूँ। अब ये देखिए जनवरी की कंडीशन है और इसमें दिसंबर के लास्ट में सीड बनने स्टार्ट हो गए थे। तो बहुत सारे प्लांट पे आप देखेंगे मधुकामनी में नवंबर से ही सीड्स बनने लगते हैं। किसी किसी के प्लांट में क्या होता है कि फ्लावरिंग होती है वो बहुत पहले ही बंद हो जाती है, जैसे कि अपराजिता के प्लांट हो गए या मधुकामनी के ही हो गए। कुछ लोग अगर ठीक से केयर नहीं करते तो लास्ट नवंबर तक इनमें ब्लूमिंग होती है, पर मेरे इन सभी प्लांट में दिसंबर तक ब्लूमिंग हुई थी। तो इसलिए देखिए अब इनमें लास्ट में सीड्स बनने लगे हैं इस तरीके से। और बहुत सारे लोगों के मैंने अभी सीड्स देखे हैं पक के और भी तैयार हो गए, पर अभी देखिए इनमें ये सीड्स छोटे छोटे से बन रहे हैं। तो आपको चेक करना है, क्योंकि मैंने अभी जब रिसेंटली देखा तो पहले मुझे नज़र नहीं आ रहे थे, पर ये बीच में छुपे हुए थे। तो इस तरीके से देखिए सीड पॉट इसके बन रहे हैं। तो जब ये रेड कलर के हो जाते हैं तब आपको इसकी सीड पॉट मधुकामनी के कलेक्ट करने होते हैं। तो जो भी आपको सीड चाहिए होते हैं, तो कुछ टिप पर जब फ्लोरिंग हो जाती है तो टिप की जो फ्लोरिंग होती है उस बंच को आप छोड़ दें ताकि वहाँ से सीड्स बन सके, क्योंकि फ्लोरिंग होने के बाद ही इसमें सीड बनते हैं। तो ये देखिए इस तरीके से जब मैंने इसको चेक करा तो एक नहीं, दो नहीं, इवन 15-20 सीड बन रहे थे। तो देखिए जैसे कि आपको इस प्लांट पे नज़र आ रहा है, जब इसके सीड इस तरीके से रेड कलर के हो जाते हैं तब आपको इसके सीड कलेक्ट करने होते हैं। तब इस टाइम पर इसके सीड मेच्योर हो चुके होते हैं, जिसको आप इजीली ग्रो कर सकते हैं। अगर ग्रो करने की बात करें तो आप इसको कटिंग से और बीज से दोनों से मधुकामनी को ग्रो कर सकते हैं। बेस्ट टाइम तो वैसे मानसून होता है, क्योंकि मानसून में सीड बहुत जल्दी यानी कि कम दिनों में जर्मिनेट हो जाते हैं। आप इसको फरवरी मार्च में ही बीज से बहुत इजीली ग्रो कर सकते हैं। तो देखिए ये इसका जो सीड पॉट है पूरी तरीके से पक चुका है, इसमें ब्राउन कलर के इस तरीके से सीड होते हैं। तो मधुकामनी में भी आप अभी देखेंगे कि बहुत सारे प्लांट में सीड बन रहे होंगे। तो अगर आप कहीं जा रहे हैं, आपको देखने को मिले तो सीड ला सकते हैं। उसके बाद देखिए नेक्स्ट जो प्लांट है वो है हमारा मुर्गा कलगी, जिसे कॉक्सकॉम के नाम से भी जानते हैं। तो जैसे कि कोहरा और पाला बहुत ज़्यादा पड़ता है, दिसंबर के लास्ट से स्टार्ट हो जाता है। तो कोहरे में इसकी जो पत्तियां होती हैं ना काफ़ी ख़राब से होने लगती हैं। तो मैंने दिसंबर के लास्ट में स्पेस काफ़ी कम रह गया था, तो काफ़ी सारे प्लांट्स निकाल दिए थे। तो जैसे कि पत्तियां जब बहुत ख़राब से हो जाती हैं तो प्लांट देखने में अच्छे नहीं लगते हैं। तो आप अभी इनके सीड कलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि जनवरी में काफ़ी अच्छा टाइम होता है, इसमें सीड्स पक चुके होते हैं जो हमारे मुर्गा कलगी के प्लांट होते हैं। क्योंकि फरवरी के बाद इन प्लांट्स को हमें निकालना ही होता है, क्योंकि समर के प्लांट को ऐड करना होता है बीज के जरिए। तो इस टाइम आप अभी इनके बीज को कलेक्ट कर सकते हैं। देख सकते हैं दिसंबर में इनकी
जो मुर्गा कलगी की पत्तियाँ आप देख सकते हैं कोहरे की वजह से कैसी हो चुकी हैं। तो चाहे तो आप इसकी सीड निकाल करके इस तरीके से कलेक्ट कर लें, या फिर जो इसके पीछे वाला पार्ट होता है ना, जहाँ से ये आगे इसकी फ्लावर बनते हैं, पीछे वाले भाग में ही सीड होते हैं, चाहे आप इस तरीके से इन फ्लावर को जो पीछे वाला पार्ट है तोड़ करके किसी कंटेनर में रख लें या फिर पॉलीथीन वगैरह में रख लें। बस इनको अब हवा नहीं लगनी चाहिए, यानी कि अगर इनको नमी मिलेगी तो बीज कई बार क्या होता है ख़राब हो जाते हैं और जर्मिनेशन रेट बहुत कम हो जाता है, या फिर कई बार जर्मिनेट नहीं होते हैं। हो सकता है कि आपको पीछे से बहुत तेज़ साउंड सुनाई दे रहा हो, क्योंकि पड़ोस में ही काम चल रहा है, तो थोड़ा सा पीछे आपको वॉइस नज़र आएगी। तो उसके बाद देखिए जो नेक्स्ट प्लांट है जिसके बीज अभी हम कलेक्ट कर सकते हैं वो है कनेर की। पर कनेर में मैं यहाँ पे हाइब्रिड कनेर आपको दिखाने जा रही हूँ। देसी कनेर का सभी को पता होता है कि उसमें राउंड शेप में जो सीड बनते हैं, तो यहाँ पे देखिए मैं आपको हाइब्रिड कनेर दिखा रही हूँ, और जहाँ इसमें सीड भी अभी बन रहे हैं, साथ ही में देखिए इसमें इस तरीके से बड से बननी चालू हो गई है। तो जो ये हाइब्रिड कनेर है मेरा, जिसमें पिंक कलर के फ्लावर आते हैं, जैसे कि मैंने आपसे आगे दिखाया, तो जब मार्च का टाइम होता है ना, तो फरवरी में यानी कि इसमें फ्लोरिंग स्टार्ट हो जाती है और मार्च में ये पीक पे होता है। तो इस प्लांट को आप जरूर ऐड करें फरवरी या मार्च में, बीज से भी और कटिंग से भी। तो जब इसकी फलियां पूरी तरीके से ब्राउन हो जाती हैं तब आपको इनको कलेक्ट करना है, और इसकी सीड देखिए गजानिया की तरह होते हैं, इस तरीके से देख सकते हैं। इसी तरीके से गजाने के भी सीड होते हैं। इसके सीड काफ़ी हल्के होते हैं, तो आपको इसको किसी कंटेनर वगैरह में रख देना है। जैसे कि देखिए अभी थोड़ी सी हवा चल रही है तो इसकी सीड उड़ने लग रहे हैं, और अभी मैंने इसकी पूरी सीड पॉट नहीं कलेक्ट करा है, क्योंकि अभी इसका बेस्ट टाइम नहीं है बीज से ग्रो करने का। आप फरवरी और मार्च में ग्रो करिएगा, तो इसलिए तभी आप इसकी सीड पॉट को कलेक्ट करें। या फिर अगर आपके सीड पॉट अभी पूरी तरीके से पक गए हैं, जैसे कि देखिए यहाँ पे ब्राउन होने लगे, तो आप इन्हें कलेक्ट करके रख लें और फिर फरवरी में ग्रो कर लें। उसके बाद देखिए कुछ मैं वेजिटेबल प्लांट भी शेयर कर रही हूँ अभी, और बाद में कुछ फ्लावरिंग प्लांट भी शेयर करे हैं। तो बहुत सारे प्लांट हैं जिनमें अभी बीज बन रहे हैं, तो मैंने कुछ वेजिटेबल प्लांट है वो भी शेयर कर दिए हैं। ये है देखिए पोई का प्लांट, और इसे इंग्लिश में मालाबार स्पिनिच भी कहा जाता है, और ये एक साग है। और देखिए इसमें इस तरीके से आप देखेंगे कि बीज बनने स्टार्ट हो जाते हैं नवंबर के लास्ट से ही, और बहुत सारे प्लांट पे बीज पक भी गए होंगे, बट मेरे प्लांट पे अभी देखिए जैसे कि मैंने लेट तक इसकी हार्वेस्टिंग करी थी, तो जो बीज बन रहे थे उनको मैंने पहले हटा दिया था और बाद में इनको बीज को छोड़ दिया था। तो अभी देखिए इसमें दिसंबर के लास्ट से बीज बनने स्टार्ट हो गए मेरे प्लांट्स पे, और जैसे कि आप देख रहे हैं कुछ भी सीड पॉट बड़े बड़े हो गए हैं, और कुछ प्लांट पे मैं अभी दिखाऊंगी कि बहुत जो सीड पॉट हैं बहुत छोटे छोटे हैं। तो कहने का मतलब है कि अगर हम सीड पहले लेने लगते हैं तो हमें इन सीड को छोड़ देना होता है, पर मैंने इनकी सीड को हटाती रही थी, तो इसलिए थोड़ा सा लेट हो गया। देखिए लेट सीड बन रहे हैं। तो आप कहीं जा रहे हैं या किसी के ये मालाबार स्पिनिच यानी कि पोई का प्लांट लगा हुआ है, या रास्ते में आपको कहीं दिख जाए, तो आप इसकी सीड को ला सकते हैं। देखिए ये वाला प्लांट मैंने थोड़ा सा शेड में रख रखा था, तो आप इसकी पत्तियां देख सकते हैं, अभी भी पूरी तरीके से ग्रीन बनी हुई है। और ये देखिए ये इसकी मैच्योर सीड है। जब इसके सीड इस तरीके से ब्लैक कलर के हो जाते हैं पोई के, तब आप इसकी सीड को कलेक्ट कर सकते हैं। इसमें जैसे काली मिर्च होती है ना, उस तरीके के सीड होते हैं, और आप इसको फरवरी मार्च में बीज से भी और कटिंग से दोनों से ग्रो कर सकते हैं। तो अगर आपको बीज कहीं मिल जाते हैं तो आप लाना ना भूलें। उसके बाद देखिए जो नेक्स्ट प्लांट है वो है गोम्फ्रेना, और ये भी पूरे साल ब्लूम करता रहता है। बहुत ही खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट है, और इसके जो फ्लावर्स हैं उनकी बात ये है कि एक बार ये खिलने के लिए बाद लॉन्ग लास्टिंग होते हैं, यानी कि कम से कम 15-20 दिन तक इसी तरीके से बने रहते हैं। तो इसमें जो आपको देखने को कलर मिल जाएगा वो है इस तरीके से पिंक और बैगनी और वाइट कलर मिलता है। पिंक सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है, और पूरे साल लगभग आप इसको बीज से ग्रो कर सकते हैं। जैसे कि फरवरी मार्च में तो आप इससे बीज से ग्रो कर सकते हैं, साथ में मानसून में भी बीज से ग्रो कर सकते हैं, और सितंबर अक्टूबर में भी आप गोम्फ्रेना को बीज से ग्रो कर सकते हैं। तो जब फूल खिल जाता है तो थोड़ा से ये ब्राउन से होने लगते हैं, और जब ये पूरी तरीके से ब्राउन हो जाते हैं जैसे कि यहाँ पे, तब आपको इसके बीज को कलेक्ट करना है। तो आपको ये प्लांट अभी कहीं देखने को मिल जाए और इस तरीके से अगर इसकी सीड पर ब्राउन हो रहे हो तो आप इसको कलेक्ट करके ला सकते हैं। इसके इन ब्राउन पिटल में ही ब्लैक कलर के छोटे छोटे से सीड्स होते हैं, जैसे कि हमारे कॉक्सकॉम के होते हैं उस तरीके के। आप इनको अभी फिर बीज से ग्रो कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आप देखेंगे कि जो हमारे विनका यानी कि सदाबहार के प्लांट होते हैं उसमें भी इस टाइम सीड्स बन रहे होंगे, चाहे वो देसी वैरायटी हो या फिर हाइब्रिड। यहाँ पे देखिए ये मेरी हाइब्रिड वैरायटी है। आप इसमें देख रहे हैं ना कि इसमें फूल नहीं आ रहे हैं, उसका रीज़न ये है कि इसको मैंने पूरी तरीके से शेड में रख रखा है, जैसे कि मैं आपको दिखा रही हूँ। क्योंकि हाइब्रिड वैरायटी जो है वो थोड़ा सा ठंडी के प्रति भी, और जैसे कि पानी ज़्यादा हो जाता है ना इसके पॉट में, तो इसके प्लांट बहुत जल्दी ख़राब होने लगते हैं। तो यहाँ देखिए मैं आपको थोड़ा सा निकाल के दिखा रही हूँ। वहाँ मैंने इसको दीवार के साइड में रख रखा था, और इसके ऊपर एक टैप थी यानी कि टंकी थी जिसका हम यूज़ नहीं करते हैं, तो उस वजह से ये बचा हुआ था कोहरे से। और जैसे कि इसको धूप नहीं मिल रही थी इसलिए इसमें फ्लोरिंग कम हो गई थी। और देखिए इसमें इस तरीके से सीड पॉट बन रहे हैं अभी जनवरी के टाइम में।
तो आप इसकी सीड अभी कलेक्ट कर सकते हैं। अभी तो इस वाले की सीड कच्चे हैं, जैसे कि इसमें लास्ट तक ब्लूमिंग हो रही थी। तो जिन प्लांट में लेट तक ब्लूमिंग होती रहती है उनकी सीड थोड़ा सा लेट बनते हैं। तो कुछ प्लांट में सीड पहले भी बनने लगते हैं, जैसे कि नवंबर दिसंबर में ही भी। तो आप इनकी सीड जैसे कि देखेंगे कि थोड़ी सी यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ, ये मेरी देसी प्लांट है विनगा के। तो जब इसकी थोड़ी सी ये देखिए ब्राउन सी होने लगती हैं फलियाँ, तब आप इसको कलेक्ट करते सकते हैं। इसमें ब्लैक कलर के सीड होते हैं। देसी जो विनगा है मेरे पास बहुत सारे हो गए थे, तो बहुत सारे प्लांट मैंने निकाल दिए थे। तो अब प्लांट छोटे छोटे हैं, उनमें अभी सीड नहीं बन रहे हैं। तो ये मैं पहले का दिखा रही हूँ। तो इस तरीके से जब सीड हो जाते हैं ब्लैक कलर के, तब आपको इसको कलेक्ट करना है और फरवरी मार्च में आप इसको बीज से इजीली ग्रो कर सकते हैं। उसके बाद देखिए नेक्स्ट प्लांट जिस पे आप अभी देखेंगे कि बीज बन रहे होंगे, वो है हमारा अपराजिता का प्लांट। और अपराजिता को बहुत ही शुभ माना गया है हिंदू धर्म में, और साथ ही में इसकी हर्बल टी भी बनती है। तो इसको जरूर ऐड करना चाहिए गार्डन में, और सीड से बहुत इजीली इसको ग्रो किया जा सकता है। जैसे कि दिसंबर लास्ट तक इसमें ब्लूमिंग होती रही थी, क्योंकि मैंने इसको लास्ट में नवंबर के लास्ट में एक फर्टिलाइजर डाला था, तो उससे दिसंबर के लास्ट में भी काफ़ी अच्छी ब्लूमिंग होती रही थी। तो अक्टूबर में भी इसमें सीड्स बनने लग गए थे, जैसे कि मैंने आपसे वीडियो शेयर करी थी। और अभी दिसंबर में भी और जनवरी में भी इसमें काफ़ी अच्छे सीड्स बन रहे हैं, क्योंकि जब तक इसमें ब्लूमिंग होती रहेगी तब तक इसमें सीड बनते रहते हैं इस तरीके से सीड पॉड। तो इसमें देखिए मटर के शेप में इस तरीके से सीड की फलियाँ बनती हैं, और इसी में इसके सीड होते हैं। एक ही फली में इसके 5 से 6 सीड आपको देखने को मिल जाएंगे। तो आप इसकी चाहे तो फलियाँ इस तरीके से ला सकते हैं कहीं से। अगर आपको देखिए ब्राउन कलर की फलियाँ नहीं मिलती हैं, तो जो भी प्लांट मैं यहाँ पे आपको दिखा रही हूँ, अगर आपको ब्राउन कलर की सीड नहीं मिलते हैं, अगर आपको कच्चे सीड मिल रहे हैं, तो आप कच्चे सीड भी कलेक्ट करके लाएं और उनको छाया में रख दें। जब वो पक जाते हैं तो आप उनको ग्रो कर सकते हैं। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है 4 o'clock का प्लांट, जिसे आप बीज से, कटिंग से और बल्ब से तीनों से ग्रो कर सकते हैं, और काफ़ी हैवी ब्लूमिंग होती है। इस प्लांट को 4 o'clock इसलिए कहा जाता है, इसके फ्लावर्स जो होते हैं शाम को खिलने चालू होते हैं, और देखिए कितनी अच्छी ब्लूमिंग होती है। तो अभी मैं आपको ये जनवरी में दिखा रही हूँ अपने प्लांट की। जनवरी में भी देखिए जब पाला और कोहरा इतना ज़्यादा पड़ रहा है, तो इस प्लांट की कंडीशन काफ़ी अच्छी है, वरना ये पाले कोहरे में बहुत इजीली ख़राब हो जाते हैं। कंडीशन इसलिए अच्छी है क्योंकि इनको मैंने बड़े बड़े प्लांट के नीचे रख रखा है। तो पहले इसमें देखिए ग्रीन सीड बनते हैं, जब थोड़े से वो पक जाते हैं इस तरीके से ब्लैक कलर के हो जाते हैं, तब आपको 4 o'clock की सीड कलेक्ट करने हैं। तो फरवरी मार्च में आप इसको बीज से इजीली ग्रो कर सकते हैं, साथ में कटिंग से भी और बल्ब से भी। वैसे मानसून इन सभी प्लांट को बीज से ग्रो करने के लिए बेस्ट होता है, क्योंकि इस टाइम जो जर्मिनेशन रेट होता है वो काफ़ी अच्छा होता है और कम दिनों में बीज ग्रो हो जाते हैं। यहाँ मैं देखिए अब आपको दूसरा प्लांट दिखा रही हूँ अपना 4 o'clock का, और आप देख सकते हैं कि सेम टाइम में इसकी कंडीशन कैसी हो रखी है, क्योंकि यहाँ पे इस प्लांट पर पाला और कोहरा बहुत ज़्यादा पड़ता है, और ये प्लांट लगभग ख़राब होने को है, क्योंकि बहुत ज़्यादा पाले में ये प्लांट ख़राब से होने लगते हैं। तो देखिए इस तरीके से आसपास बहुत सारे सीड गिर गए हैं, तो उनको मैं कलेक्ट कर ले रही हूँ। तो अगर आपको ये प्लांट कहीं देखने को मिले तो उसमें बहुत सारे सीड बनने होंगे 4 o'clock पर, तो आप अभी इसकी सीड ला सकते हैं, और फिर आने वाले टाइम में फरवरी मार्च में आप इसको बीज से ग्रो कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए दूसरी साइड जहाँ कहने को नाम मात्र की सनलाइट आती है, यानी कि आधे घंटे की मुश्किल सनलाइट आती होगी, तो यहाँ पे देखिए अपराजिता प्लांट की कंडीशन कैसे हो रखी है, और देखिए इसमें अभी भी सीड पॉट कितने अच्छे से बन रहे हैं। तो बहुत सारे प्लांट हैं जिसमें अभी भी सीड बन रहे हैं जनवरी के टाइम भी। तो आपको अगर ये सब प्लांट कहीं देखने को मिल जाए सीड पॉट बन रहे हैं, तो आप जरूर कलेक्ट करके लाएँ। उसके बाद देखिए ये है मैक्सिकन पिटोनिया, बहुत ही खूबसूरत प्लांट है। अगर आप कोई प्लांट ऐसा ग्रो करना चाहते हैं जो लो केयर में बिना फर्टिलाइजर की और बिना पानी वगैरह के ना चल जाए, तो उनमें से ये एक है मैक्सिकन पिटूनिया। पिक मैं आपको स्क्रीन पे दे देती हूँ कि कितनी अच्छी ब्लूमिंग होती है। आप देख रहे हैं इसमें सीड पॉट बन रहे हैं। अभी इसके ये सीड पॉट ग्रीन है, और जो ब्राउन हो चुके थे वो सीड पॉट मैंने कलेक्ट कर लिए थे अक्टूबर और नवंबर में ही, आपसे वीडियो भी शेयर करी थी। तो ये सीड पॉट अभी दोबारा से बनने हैं, तो जब ब्राउन कलर के हो जाएंगे तब आप इसको कलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद देखिए जो नेक्स्ट प्लांट है वो भी एक वेजिटेबल प्लांट है। इस प्लांट को मैंने आपसे शेयर करा था, ये है सनई का प्लांट। और इसमें देखिए इस तरीके से स्क्रीन पर जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ येलो कलर के फ्लावर आते हैं, और इसके फ्लावर को ही यानी कि फूल को ही खाया जाता है। और इसके फूल की जो हेल्थ बेनिफिट है काफ़ी ज़्यादा होते हैं सनई के, और काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली मिलता है नर्सरी पर नहीं, मतलब मार्केट में काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली मिलता है। 200 रुपये किलो के आसपास सनई के जो फूल बिकते हैं। और देखिए काफ़ी सारे मैंने इसकी सीड पॉट छोड़ दिए थे, और ताकि मैं सीड कलेक्ट कर सकूँ और इसको दोबारा ग्रो कर सकूँ मार्च के आसपास बीज से। तो देख सकते हैं काफ़ी सारे सीड पॉट बन रहे हैं सनई के प्लांट में। आपने सुना होगा कि सनई की रस्सी भी बनती है, तो जो इसकी स्टेम होती है यानी कि तना होता है, उसकी रस्सी भी बनाई जाती है। तो ये देखिए इसकी सीड है,
तो अब इसकी सीड पकने लग गए हैं, थोड़ा सा अभी आप और पकने दें और जनवरी के लास्ट में इसको कलेक्ट करें और फिर नेक्स्ट टाइम इसको आप बीज से ग्रो कर सकते हैं सनई को। इसकी जो फूलों की सब्जी बनती है उसके बेनिफिट तो है ही, साथ में खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो बहुत सारे अभी इसकी सीड बन रहे हैं सनई के, तो देख सकते हैं इस तरीके से मैंने इसके काफ़ी सारे सीड कलेक्ट करके रख लिए हैं। चाहे तो आप सीड पॉट कलेक्ट कर लें या फिर इस तरीके से सीड भी निकाल के रख सकते हैं। उसके बाद देखिए नेक्स्ट प्लांट जिसमें अभी सीड्स बन रहे हैं, इस प्लांट में बहुत अच्छी खुशबू आती है। ये प्लांट मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है क्योंकि जब भी इसके आसपास से निकलो, इवन इसकी पत्तियों को, इवन इसमें जो ये सीड पॉट बन रहा है ना, इसको हल्का सा टच कर लो तो हाथों में काफ़ी देर तक खुशबू बनी रहती है। ये हमारा बेसिल का प्लांट, इसे मरुआ के नाम से भी जानते हैं। इसकी पत्तियों को खाया जाता है। इसकी पत्ती को जो चटनी बनती है और साथ ही में टी वगैरह में तो यूज़ किया जाता है। इसके हेल्थ बेनिफिट बहुत ज़्यादा है और खुशबू इतनी अच्छी आती है ना कि अभी मैं इसको टच कर रही हूँ, इसके सीड को हाथों में काफ़ी अच्छी खुशबू आ रही है इसको टच करने पे। और ये खुशबू काफ़ी देर तक बनी रहती है जब तक आप अपने हाथों को अच्छे से वॉश नहीं करते हैं। बहुत अच्छी खुशबू आती है। जो नॉर्मल तुलसी होती है, हमारी राम तुलसी, उससे काफ़ी ज़्यादा इसमें खुशबू आती है। और इसके जो फ्लावर आप देख रहे हैं ना, ये जो इसमें मजरी बनती है, तो जो नॉर्मल वाली हमारी राम तुलसी होती है उसकी मजरी इतनी खूबसूरत नहीं लगती। इसकी मजरी जो होती है थोड़ी बैगनी कलर की हो जाती है, जो कि देखने में काफ़ी अट्रैक्टिव लगती है। और इसकी जो पत्तियाँ होती है ना, उसमें शाइन बहुत ज़्यादा होता है। जैसे कि अभी तो जनवरी का टाइम है और थोड़े से कोहरे में ये प्लांट ख़राब हो गए, जिससे कि तुलसी के प्लांट ख़राब हो जाते हैं। तो ये प्लांट आप देख सकते हैं, इसकी पत्तियां अभी भी कितनी अच्छी लग रही है देखने में। तो इसकी पत्तियां थोड़ी सी इस तरीके से शाइनी सी होती हैं। और जो इसके सीड होते हैं यानी कि मंजरियाँ होती हैं, साइज़ में बड़ी होती है नॉर्मल तुलसी से। अभी मैं आगे आपको दिखाने वाली हूँ। इसके बीज थोड़े से ब्लैक कलर के होते हैं और साइज़ में थोड़े से बड़े होते हैं। ये है देखिए नॉर्मल तुलसी यानी कि राम तुलसी है। आप देख रहे हैं ना कि इसके सीड थोड़े से ब्राउन हो जाते हैं जब पक जाते हैं। और उसके सीड देखिए जब बैगनी कलर के रहते हैं तो काफ़ी खूबसूरत लगते हैं। ऐसा लगता है कि फ्लावर का, छोटे छोटे फ्लावर का बंच ऊपर खिला हुआ है, गुच्छा। तो दोनों के सीड मैं यहाँ आपको निकाल के कंपैरिजन करके दिखाने वाली हैं कि उसके सीड बड़े होते हैं और ब्लैक होते हैं। और जो ये हमारी नॉर्मल राम तुलसी है, इसके सीड साइज़ में थोड़े से छोटे होते हैं, ब्राउन कलर के होते हैं। तो यहाँ देखिए ये सीड मैंने ले लिए है, ये हमारे मरुआ के सीड हैं। तो अभी मैं जब बना रही हूँ ना वीडियो, तो हाथों में से इतनी अच्छी खुशबू आ रही है इनको सीड को क्रश करते हुए। तो इस तरीके से देखिए मैंने इसके सीड निकाल लिए हैं। तो ये मरुआ के सीड हैं ब्लैक कलर के और ये साइज़ में थोड़े से बड़े हैं। अभी मैं आपको जो राम तुलसी है उसके सीड भी निकाल के दिखा रही हूँ। तो दोनों को ही आप अभी बीज कलेक्ट कर सकते हैं और फरवरी मार्च में बीज से ग्रो कर सकते हैं। ये देखिए आगे आप देख रहे हैं वो तुलसी के बीज है, नॉर्मल तुलसी जो हमारी होती है। और बीजों का साइज़ आप देख सकते हैं, दोनों में डिफरेंस है। जो राम तुलसी के बीज छोटे हैं और दूसरी वाली तुलसी के सीड बड़े हैं। तो दोनों ही तुलसी प्लांट को आप बीज से अभी ग्रो कर सकते हैं। और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है बेसिल जो है मरुआ। मानसून में तो बहुत ज़्यादा खुशबू आती है। तो और भी कुछ प्लांट है जिसमें अभी सीड बन रहे होंगे, जैसे कि हरसिंगार है। तो वो प्लांट में अभी मेरे सीड बने हैं, तो कच्चे हैं, मैंने अभी शेयर नहीं करा है। तो और भी कुछ प्लांट रह गए हैं। तो आप इस तरीके से इन सभी प्लांट के बीज को भी कलेक्ट कर सकते हैं। और देखिए अभी जनवरी है और अभी थोड़ी सी धूप पड़ने लग गई है, तो सभी प्लांट में ग्रोथ अच्छी होने लग गई है। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल साबित होगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा, हार्डवर्क करते रहिएगा टू अचीव योर गोल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।